सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रवेश सर क्लासेस। और मैं आप सबको थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि 3-4 दिन मैं क्लासेस नहीं ले पाया जस्ट बिकॉज ऑफ काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था। हमारी ऑफलाइन क्लासेस में से टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं ऑनलाइन क्लास ले पाऊँ। सो ऑफलाइन में ही हम 3-4 दिन फंस गए और वहाँ पे काफ़ी बिजी चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह भी आ रहे हैं बच्चों के, इसलिए। बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से कोई भी डिले नहीं होगा। रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। सो आपको इस केस में अगली बार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, अकाउंटिंग इक्वेशन। आज का चैप्टर नंबर ना, बेसिकली आज का हमारा चैप्टर नंबर है 5। हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? 5, जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं चैप्टर 5। अब देखिए, चैप्टर 5 क्यों वेट कर रहे थे? क्योंकि चैप्टर 5 है प्रैक्टिकल, जिसके लिए आप सभी वेट कर रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 5 करवाइए क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। मैं बताता हूं कि हमने थ्योरी क्यों की। थोड़ा सा टाइम लूंगा। थ्योरी बस हमने इसलिए किया है कि हमारी फाउंडेशन सही हो सके, हमारी नींव अच्छी बन सके, तभी हम आगे इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना, इसमें पीछे जो भी पढ़ा है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, प्रोसेस, प्रिंसिपल, सारी चीजें यूज आने वाली है इस चैप्टर में, इससे आने वाले अगले हर एक चैप्टर में। सो हमने फाउंडेशन के लिए थ्योरी पढ़ा था। कितने सारे इंस्टीट्यूट्स में थ्योरी पढ़वाते ही नहीं है, वो डायरेक्टली 5th चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, फिर टीचर सोचता है कि मेरे में तो कोई दिक्कत नहीं है। ना ही टीचर में दिक्कत है, ना ही बच्चों में दिक्कत है, पढ़ाने के तरीके में दिक्कत है कि आप अगर थ्योरी पढ़ाई नहीं तो आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हो? टर्म यूज होगा, आपको कैसे पता लगेगा? पहली दफा तो आप 11th क्लास में आए हो। सो हमने थ्योरी बस इसीलिए किया है कि आगे जो हम करने वाले हैं उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो। और किसी ने अगर थ्योरी की वीडियोस नहीं देख रखी पिछले 4 चैप्टर्स की, तो मैं प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले आप वो वीडियोस देखिए, फिर इसी चैप्टर पे आइएगा, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। अदरवाइज मैं भी कह सकता हूँ कि इस केस में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले पिछली वीडियोस देखिए, फिर यहाँ पे आइए। अब जिन व्यक्तियों ने देख लिया है, मैं उनको अज्यूम करके चल रहा हूँ कि सारी चीज़ें समझ आएंगी और मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। चैप्टर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये है क्या अकाउंटिंग इक्वेशन? सबसे पहले ना इसकी मीनिंग देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। सो अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, क्यों? क्योंकि हम इसको फॉर्मूले, समहाउ फॉर्मूले के रूप में प्रेजेंट करेंगे, इसीलिए हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। विच शोज एसेट्स। अब आप ना एक चीज यहां से गांठ बांध लो कि जितने भी एसेट्स होते हैं ना, उन सब का बैलेंस डेबिट होता है। और डेबिट का मतलब मैंने बता रखा है, रिसीविंग एस्पेक्ट्स। अगर आपको कुछ चीज रिसीव होता है, सो आप उसे डेबिट करते हो। एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट। मतलब जितनी भी लायबिलिटीज है ना, उन सब का बैलेंस होता है क्रेडिट। और क्रेडिट का मतलब होता है गिविंग एस्पेक्ट्स। आपकी कोई चीज आपके पास से जा रहा है, इसका मतलब वो क्रेडिट होगा। सो जितने भी एसेट्स हैं, हर एक एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उन सब का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है? वो ये बताता है कि जो एसेट्स है, मतलब जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है फर्म का, हमेशा और हमेशा इक्वल रहेगा। यहां पे फर्म का मतलब है आपका बिजनेस। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ये बताता है कि डेबिट एंड क्रेडिट साइड हमेशा इक्वल रहेगा, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शंस के दो पहलू हो सकते हैं, एक रिसीविंग एस्पेक्ट्स, एक गिविंग एस्पेक्ट्स। रिसीविंग को हम डेबिट बोल रहे हैं एसेट्स, गिविंग को हम क्रेडिट बोल रहे हैं लायबिलिटीज। इससे आगे भी टर्म्स होती हैं, लेकिन अभी आपको उसमें चक्कर में नहीं पड़ना। जब नेक्स्ट चैप्टर्स आएगा, अगला चैप्टर आएगा जनरल एंट्री का, उसमें बड़े अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है? आप अभी सिर्फ इतना समझिए। अब ये लायबिलिटीज और एसेट्स मींस डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल क्यों होगा?
बेस्ड ऑन, क्योंकि ये बेस्ड है ड्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ड्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम, जो पूरी बुक है कि हर एक ट्रांजैक्शंस के दो पहलू होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, उसे ही हम बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग भी है, जो हमने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा टोटल क्लेम। अब बिजनेस में ना क्लेम्स होते हैं। क्लेम्स का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बिजनेस का सर का बोझ। ठीक है, सो टोटल क्लेम इज ऑल्सो नॉन एज इक्विटी। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आप याद रख लीजिए कि टोटल जो क्लेम होता है ना बिजनेस का, मतलब बिजनेस को जितना भी पैसा देना है ना किसी को, उसे हम बोल रहे हैं टोटल क्लेम। टोटल क्लेम को हम इक्विटीज भी कहते हैं। इक्विटीज में क्या आ जाएगा? कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटी। अब ये कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटी अलग अलग क्यों लिख रखी है? क्योंकि लायबिलिटी का मतलब होता है सर का बोझ। अगर आपको फ्यूचर में किसी को भी पैसे देने हैं, वो आपकी लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी में हमने पढ़ा था दो तरीके की लायबिलिटी, एक इंटरनल लायबिलिटी मतलब घर वाली लायबिलिटी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर वाली लायबिलिटी होती है। इंटरनल लायबिलिटी क्यों कैपिटल है? क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है? मालिक के द्वारा ना बिजनेस में कुछ भी पैसा, गुड्स, एसेट्स इन्वेस्ट किया गया है ना, उसे हम बोलते हैं कैपिटल। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो गुड्स से करे या पैसे से करे, जितने का भी वो गुड्स लाया या पैसे लाया, वो कैपिटल कहलाएगा। तो ये कैपिटल लायबिलिटी कैसे है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो या लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलो, मतलब कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। सो बिजनेसमैन जो भी बिजनेस में पैसा डालता है, बिजनेस कहता है वो मेरे लिए लायबिलिटी है। आपने मेरे को पैसे दिए हैं ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मैं ये आपका पैसा वापस करूंगा। ये अलग क्यों करना पड़ा? अलग इसलिए करना पड़ा कि बिजनेस में कितने फायदे हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, हम ये पता कर सके। ठीक है, आगे देखते हैं कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटी। मालिक को छोड़ के जो बिजनेस में बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है उसे कैपिटल, इसके अलावा और कहीं से आपने लोन लिया है ना, वो आपका आउटसाइड लायबिलिटी या थर्ड पार्टी लायबिलिटी कहलाएगा, या हम इसको सिंपली सिर्फ लायबिलिटी बोलते हैं। सिर्फ लायबिलिटी बोल रहा हूं, आप समझ जाओ कि आउटसाइड लायबिलिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं एसेट्स। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन है, इसे ही हम बोलते हैं बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन, कि एसेट्स ना हमेशा डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के बराबर होगा। क्रेडिट में मतलब पार्टनर बिजनेसमैन ने अगर पैसा लगाया तो कैपिटल, किसी और से पैसा लिया तो लायबिलिटीज, जिसको हम बोलते हैं आउटसाइड लायबिलिटी। सो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहां पे इक्विटीज लिखा है, मतलब लायबिलिटीज और कैपिटल इन दोनों को जोड़ दूं ना तो ये किसके बराबर होगा? इक्विटीज के बराबर होगा। अब इसी को हम मैथ्स में शफल करेंगे। मान लो आपको लायबिलिटीज निकालना है तो क्या करोगे? इस फॉर्मूले को आपको सिंपल याद रखना है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और आपको लायबिलिटीज निकालना है तो लायबिलिटीज आप यहीं रखो, एसेट्स यहां पे है, ये कैपिटल यहां पे प्लस में है, इज इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। सो एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। दूसरा, अगर आपको कैपिटल निकालना है तो इसी फॉर्मूले को आप बेस रखोगे। सबसे पहले कैपिटल निकालना है तो कैपिटल रखो, और आपको क्या करना है, इधर एसेट्स है ना, एसेट्स यहीं पे रहने दो, और यहां पे लायबिलिटीज यहां पे प्लस पे है, मतलब कुछ नहीं लिखा रखा तो हम मान के चलते हैं कि प्लस छुपा हुआ है, तो वो इज इक्वल टू के दूसरे साइड आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। यहां पे माइनस थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, यहां पे माइनस होगा बेसिकली। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, क्या निकलेगा आपका इससे? कैपिटल। लायबिलिटीज मतलब कौन सी लायबिलिटीज? एक्सटर्नल लायबिलिटीज,
या आप इसे बोल सकते हो आउटसाइड लायबिलिटीज या इसे थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, जो भी आपका मन करे। अब ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ना, इसी इक्वेशन को द अबव इक्वेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, जो चैप्टर का नाम ही है। इस इक्वेशन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, या हम इसको बैलेंस शीट भी इक्वेशन कहते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन। अब ये बैलेंस शीट इक्वेशन क्या है भैया? बैलेंस शीट इक्वेशन बेसिकली हमें इस जो हमारी पूरी 11th क्लास है ना, लास्ट में हमें पढ़ने को मिलेगा कि बैलेंस शीट हम बनाते कैसे हैं। सो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए कि ये बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मोस्टली 3 चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये सबसे लास्ट चैप्टर है बैलेंस शीट। हम बस उसका यहाँ पे बेस सीख रहे हैं, वहाँ पे इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं वो बनाना सीखेंगे। 11th क्लास की अकाउंट्स में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा दी हुई हैं, वो भी मैं टफ की बात नहीं कर रहा, इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक्स दे रखी है, जो आप पढ़ोगे ना तो आपका दिमाग खुलेगा कि यार दुनिया में ये भी चीज़ें होती हैं कॉमर्स एंड बिजनेस में। सो वो अलग अलग चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। तो आप एक तरीके से बोलूं कि सीट की पेटी बांध लो एक तरीके से, क्योंकि आपको मजा आने वाला है और आप सफर पे निकल गए हो अकाउंटेंट बनने के या कॉमर्स करके बिजनेसमैन बनने के लिए। सो चीजों को ना इंटरेस्ट लेके पढ़ो। कहने का क्या मतलब है इंटरेस्ट लेके पढ़ो? आपको अगर किसी चीज में आपने इंटरेस्ट जगा लिया ना, तो क्यूरियोसिटी खुद ब खुद आ जाएगी। और अगर क्यूरियोसिटी आ गई ना, तो आप चाहो या ना चाहो बिना पढ़े रह ही नहीं सकते। सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था? तो आप इनडायरेक्टली सब चीज तो सीख ही रहे हो। फिर आप मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे हो सीखने के लिए। और जो बंदा सीखने के लिए पढ़ता है ना, फिर मार्क्स उसको फॉलो करता है कि भाई तू था कहाँ पे, क्योंकि तू तो खुद कॉन्सेप्ट सीख रहा है, कॉन्सेप्ट को बता रहा है और इवन नए नए कॉन्सेप्ट बना भी रहा है। तो हमेशा सीखने पे, और ये पढ़ना कितने घंटे है, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, चैप्टर हार्ड है, सब्जेक्ट हार्ड है, भूल जाओ। बस इंटरेस्ट क्रिएट करो, हमें इसमें नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। मुझे अकाउंट्स पसंद है, धीरे धीरे बोलना चालू करो और ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें खुद ब खुद होने लगेगी, क्योंकि मैंने भी सेम प्रोसेस से सीखा है। और मैं भी आज एक अकाउंट्स पढ़ा सकता हूँ आपको जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की वजह से, कि मैंने कभी मार्क्स पे फोकस नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस किया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में ना हमें अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शंस मिल सकते हैं, उसमें देखते हैं क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना जो 2 ही आइटम को अफेक्ट करते हैं। यहां पे लिखा हुआ भी है कि एज नेम सजेस्ट इट अफेक्ट 2 आइटम्स इन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये कितने आइटम्स को अफेक्ट करता है? 2 आइटम्स को। एग्जाम्पल से ये आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल्स, इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। वो कौन सा केस होगा जिसमें एसेट्स भी इंक्रीज हो और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो? एग्जाम्पल, कैपिटल इंट्रोडक्शन। अगर आपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, इसका मतलब आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास होगा क्या? आपके पास जनाब कैश आएगा बिजनेस के पास, और दूसरी तरफ बोलेगा कि यार लायबिलिटी भी बढ़ रही है, जो हम लायबिलिटी साइड जिसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी और प्यार से उसको कैपिटल बोलते हैं। तो आपकी कैपिटल बढ़ रही है और आपका कैश भी बढ़ रहा है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स खरीद लिया, सामान आ गया, एसेट्स बढ़ गया, लेकिन आपकी लायबिलिटी भी तो बढ़ गई कि अब आपको पैसे देने हैं, और फ्यूचर में अगर किसी भी व्यक्ति को पैसे देने हैं, दैट पर्सन सिंपली नोन एज क्रेडिटर। ठीक है, आगे ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो 2 से ज्यादा आइटम्स को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, कैश सेल्स ऑफ 50,000। 50,000 रुपए का सामान बेचा, लेकिन उसका दाम कितना था? 40,000।
कितने प्रॉफिट पे बेचा? 10,000 के प्रॉफिट पे। मतलब आपके गोडाउन से सामान कम कितना हुआ? 40,000 का। पैसा आया कितना? 50,000। और फायदा कितना हुआ? 10,000। ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी, बस अभी पेशेंस के साथ आप सुनते रहो। जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या है? प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या प्रोसेस है? बेसिकली ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या मैं लिख दूं वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यही हमें बताएगा कि हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना कैसे है। सो प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, सबसे पहले है आइडेंटिफाई दी ट्रांजैक्शन। आपको ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। कितनी कैटेगरीज में? 5 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में? 5 कैटेगरीज में। और वो कैटेगरीज क्या है? और ये आपको पूरे अकाउंट्स में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सो सबसे पहली कैटेगरी है कैपिटल। आपको पता है ना कैपिटल क्या है? कैपिटल का सिंपल सा मतलब, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जो मालिक बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है ना, उसे हम सिंपली कैपिटल बोलते हैं। चाहे वो कैश के फॉर्म में लगाए, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में लगाए, चाहे वो एसेट्स के फॉर्म में लगाए, फर्क नहीं पड़ता। एसेट्स, सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं, एसेट्स का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी चीज जिसके अगेंस्ट आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। अगर नॉर्मल टर्म्स में बोले तो मशीनरी, वो आपको प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। बिल्डिंग, जहां आप 10 साल रहते हो, 20 साल रहते हो, ये सारे आपके एसेट्स हैं, ठीक है। लायबिलिटीज, देनदारी, अगर हिंदी बोलूं तो लायबिलिटीज का मतलब फ्यूचर में आपको अगर किसी को भी पैसे देने हैं ना, तो वो लायबिलिटीज है, सर का बोझ है कि आपको पैसे देने हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड लायबिलिटी। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है कि अगर आपने सामान बेच दिया, तो जितने का भी सामान बेचा ना, वो आपका रेवेन्यू हो गया। आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, जितने की सर्विसेज दे दी ना, वो आपका रेवेन्यू हो गया। मतलब एक तरीके से कमाई, ठीक है। एक्सपेंस का मतलब सबको बड़े आसानी से पता है, खर्च। अगर आपने बेनिफिट किसी चीज पे ले लिया, तो वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा ही कहलाएगा। अगर आप नाई के पास जाके बाल कटवा ले रहे हो, बेनिफिट ले लिया, तो आप आज पैसा दो या 10 दिन बाद पैसा दो, एक्सपेंस तो हो गया आपका। रेवेन्यू सेम वे, अगर मैंने किसी बच्चे को पूरे 1 महीने ट्यूशन पढ़ा दिया, तो बच्चा मुझे 1 महीने बाद पैसा दे या 2 महीने बाद पैसा दे, वो मेरा तो इनकम जनरेट हो ही गया। तो रेवेन्यू का सिंपल मतलब है इनकम, एक्सपेंस का मतलब है खर्च, जिस पे आपने बेनिफिट ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन्हें 5 कैटेगरीज में डिफाइन करना सीखते रहना है। कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, ठीक है। दूसरा क्या करना है हमें स्टेप? दूसरा, देन डिसाइड इन टर्म्स यहां पे ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज। आपको फिर डिसाइड करना है कि ये चीजें बढ़ रही हैं या घट रही हैं। मतलब एसेट्स बढ़ रहा है या घट रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है या घट रहा है, लायबिलिटीज बढ़ रहा है या घट रहा है, ये आपको चीजें डिसाइड करनी है, देख के समझना है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, सबसे लास्ट, देन ट्रांसफर टू रेलेवेंट साइड। जो भी जिस चीज से रिलेटेड है, पहले आपने देखा कि 5 कैटेगरी में डिफाइन किया, फिर आपने देखा वो बढ़ रही हैं, घट रही हैं, फिर रेलेवेंट साइड की वो लायबिलिटी साइड जाएगा या एसेट साइड, आप उसको डिसाइड करो कि किस साइड जाएगा। ये 3 प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए ना। अकाउंटिंग इक्वेशन यहीं पे खत्म है, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आपको कॉन्सेप्ट आता भी होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका नहीं होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में स्लाइट वेरिएशन होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है। अब थोड़ा थोड़ा अलग आने के लिए सब करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर में एंटर करने से पहले। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया ना, फिर चैप्टर आपका यहाँ पे 50% खत्म।
तो ये जो मैंने थ्योरी करवाई है ना, जो समझाया है कॉन्सेप्ट, प्रोसेस कैसे प्रिपेयर होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, उसके फॉर्मूले क्या हैं, ये समझ लिया तो 50% यूं ही खत्म हो गया। 50% बचा है प्रैक्टिस, और वो करते ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। अगर अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है प्रोप्राइटर बिजनेस में, उसे क्या कहेंगे हम, सिंपली कैपिटल। सो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन बिजनेस इंक्रीज कैपिटल। अब इससे जाहिर सी बात है कैपिटल इंक्रीज होगा, और क्या इंक्रीज होगा, बैंक। मान लो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या तो वो पैसा कैश में लगाएगा या बैंक से पैसा लाएगा। तो अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसे आए, लेकिन बिजनेस ये बोलेगा कि मैंने एक तरीके से लोन लिया है। किससे लिया है, मालिक से लोन लिया है। और मालिक को वो प्यार से क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैपिटल, कि घर का लोन है। ठीक है, और बिजनेस में पैसे भी आए हैं, तो आपकी कैपिटल बढ़ेगी और आपका कैश या बैंक बढ़ेगा। अब हमने कैपिटल का ऑपोजिट एक टर्म देखा था, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग, कि अगर मालिक बिजनेस में पैसा डालता है तो कैपिटल, अगर बिजनेस से वो पैसा निकाल लेता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिंपली ड्रॉइंग। सो एसेट्स विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर। अगर एसेट्स विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, अगर वो कुछ भी चीज निकालता है, एसेट्स निकाले, एसेट्स में बेसिकली यहां पे क्या बोलना चाहता हूं, कैश। अगर वो कैश बिजनेस से पैसा निकाले अपने घर खर्च के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपली ड्राइंग। तो उससे दो चीजें होंगी, एक तो कैश कम होगा, तो कैश बेसिकली एसेट्स है, और तो आपका क्या कम होगा, कैपिटल। क्योंकि भाई अगर आपने लगाया तो बिजनेस कह रहा है कि आपने हमें इतना लोन दिया, और आप वही पैसा वापस ले रहे हो, तो बिजनेस कहेगा कि इतने से लोन कम हो गया, और बिजनेस कहेगा कि मेरे पास से कैश या बैंक भी कम हो गया। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना कि ये हो क्या रहा है, प्रैक्टिकल करेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस अभी आप ये समझने की कोशिश करिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, एनी एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस है ना, पेड विल डिक्रीज कैश। अब अगर आपका कोई एक्सपेंस हुआ है तो उससे होगा क्या, आपका कैश कम होगा और आपका कैपिटल कम होगा। दो चीज कम होगा, आपका पहले क्या होगा, कैश कम होगा, दूसरा आपका क्या कम होगा, कैपिटल कम होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एनी रेवेन्यू, अगर आपको कोई भी फायदा, इनकम हुआ है, तो उससे क्या होगा, इससे आपका कैश इंक्रीज होगा। क्या होगा, इससे आपका कैश इंक्रीज होगा, क्योंकि जब भी आपको इनकम होती है तो आपको पैसा मिलता है, और जब भी आपको पैसा मिलता है तो आप बिजनेस में ही रहने देते हो, तो बिजनेस में आपका कैपिटल भी बढ़ता है, तो कैपिटल इंक्रीज होता है। ठीक है, यहां पे है फोर्थ क्या है हमारा, एनी प्रॉफिट, अगर आपको कोई भी फायदा हुआ है, रिमेंबर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, कोई भी फायदा अगर आपको गुड्स या एसेट्स को बेच के हुआ है, सो एनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स और एसेट्स विल इंक्रीज। इससे क्या होगा, आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जितना आपने प्रॉफिट कमाया है ना, उससे कैपिटल इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि यार अल्टीमेटली बिजनेस किसका है, बिजनेसमैन का ही तो है। तो अगर उसने कुछ फायदा कमाया तो उस फायदे से उसका बिजनेस बड़ा ही तो हो रहा है, उसकी कैपिटल ही तो बढ़ेगी। तो अगर कोई भी प्रॉफिट होगा तो उससे कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा क्या है, एनी लॉस, अगर कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी कैपिटल क्या होगी, एनी लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स या एसेट्स, कोई भी अगर आपने सेल किया, अगर आपको उस पे लॉस हुआ, आपने गुड्स बेचा या एसेट्स बेचा, तो इससे आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी बाय द अमाउंट ऑफ लॉस। इससे आपका क्या होगा, कैपिटल, इससे क्या होगा, आपका कैपिटल डिक्रीज होगा बाय द अमाउंट ऑफ लॉस। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, मान लो किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए डाल के बिजनेस स्टार्ट किया, अगर उसके बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया तो उसका 10 लाख का बिजनेस अगले साल मान लो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसका बिजनेस 12 लाख का हो गया। कैसे,
क्योंकि वो जो 2 लाख का प्रॉफिट है वो 10 लाख की कैपिटल में जाके ऐड हो रहा है, तभी तो वो 12 लाख का हो जा रहा है। अगर किसी का बिजनेस बुरा परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो अगर उसने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया और उसका 3 लाख का लॉस हो गया, तो उसका बिजनेस फिर कितने से रह जाएगा? सिर्फ 7 लाख से। तो बेसिकली उस 10 लाख के कैपिटल में 3 लाख की कमी आई, तो वो 7 लाख का बिजनेस बच गया। बिजनेस कितने का है, बेसिकली कैपिटल ही बताता है कि आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है, वो कैपिटल से ही पता लगता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको टर्म क्लियर होगा। ठीक है, अब जिसके लिए सब वेट कर रहे थे, प्रैक्टिकल, उस पे चलते हैं और फिर ये आपको चैप्टर बड़े अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन। ये बेसिकली ना क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया है शुरुआत में थोड़ा आसान लेने के लिए, या मैं जो जो चीज़ें समझाना चाहता था वो अपने से ही हो सकता है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन है, उसके बाद से हम बुक्स के इलस्ट्रेशन पे जाएंगे। एंड वन लास्ट नोट कि हम कौन सा बुक फॉलो करने वाले हैं, ये अलग अलग सबके हो सकते हैं कि कोई डी के गोयल फॉलो कर रहा है, कोई टी एस ग्रेवाल, तो कोई पता नहीं अलग अलग बुकें। लेकिन मैं पूरे 11th क्लास को टी एस ग्रेवाल से करवाने वाला हूं। सो पूरी 11th क्लास हम टी एस ग्रेवाल को फॉलो करने वाले हैं और डी के गोयल वगैरह सब इसके साथ कवर हो जाएंगे, क्योंकि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, तो आप किसी भी बुक के क्वेश्चन उठाओ, इवन फॉरेन कंट्री के उठा लो बुक के क्वेश्चन, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप सैंपल पेपर उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टी एस ग्रेवाल मैं इसलिए फॉलो कर रहा हूं क्योंकि टी एस ग्रेवाल एक तरीके से रीजनेबली गुड है, ना ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है ना ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर है जो चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट समझ जाओ आप, फिर धीरे धीरे ना आप अपना लेवल एक्सपेंड करोगे। पहले ही मैं हार्ड क्वेश्चन करवाने लगूं तो पता लगा सब छोड़ के भाग गए अकाउंट्स। ठीक है, तो हमें समझ के करना है, और ज्यादा इजी भी नहीं, मीडियम से ऊपर करेंगे कि हमें सारी चीजें समझ आए। बट कॉन्सेप्ट आप समझ लो तो कोई भी बुक का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सब नाम के लिए कि ये हार्ड है ये इजी है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, सब इजी है। आप क्या बोलते हो कि इस दुनिया में ना व्यक्ति उसी काम को इजी बोलता है जो उसे आता है, और उस काम को हार्ड बोलता है जो उसे नहीं आता है। सो आपको अगर चीजें समझ आ गई तो चाहे ये बुक हो चाहे दूसरी बुक हो, फर्क ही नहीं पड़ता, सारी चीजें आपके लिए इजी है। ठीक है, सो हम टी एस ग्रेवाल पूरे 11th क्लास में फॉलो करने वाले हैं और उसी के हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, और जिससे आपके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होंगे। तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहला ट्रांजैक्शन। मान लो जैसे कि अभी मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, किसकी मदद से? प्रवेश सर की मदद से। तो बेसिकली इन्होंने अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो रियल लाइफ बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि प्रवेश सर स्टार्ट्स। यहाँ पे ना कॉमर्स में ना स्टार्ट को कमेंस भी बोला जाता है। कमेंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टार्ट। तो कभी कमेंस आए तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिकली वो स्टार्ट बोलना चाहता है। ठीक है, सो प्रवेश सर स्टार्ट्स या कमेंस हिज बिजनेस विद 10 लाख एज कैपिटल। प्रवेश सर ने क्या किया? प्रवेश सर ने 10 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसके इफेक्ट क्या होंगे? अगर प्रवेश सर ने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया तो 10 लाख रुपए बिजनेस में कैश आया, और दूसरी तरफ 10 लाख रुपए से कैपिटल भी बढ़ा। ठीक है, दूसरा परचेज फर्नीचर। अब जाहिर सी बात है, आप बिजनेस में 10 लाख रुपए तो लगाओगे, लेकिन क्या 10 लाख रुपए कहीं पे ले जाके और छोड़ दोगे कि भाई 10 लाख रुपए लगा दिए बिजनेस स्टार्ट हो गया? नहीं जी, आप 10 लाख रुपए बिजनेस में लाओगे और फिर उस 10 लाख रुपए से आप चीजें खरीदना चालू करोगे जो आपको प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेंगे। लाइक फर्नीचर्स परचेज, कि हम जहां बैठ सकते हैं, सोफा, टेबल, ये यहाँ पे एक पोडियम है, पोडियम जिस पे बैठ के हम स्पीच देते हैं उसे पोडियम बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे फर्नीचर खरीदा गया। सो परचेज फर्नीचर फॉर 1 लाख इन कैश। 1 लाख रुपए का क्या खरीदा गया? फर्नीचर। वो भी किस में खरीदा गया? कैश में खरीदा गया।
तो कैश में खरीदा गया तो हुआ क्या, आपके पास 1 लाख रुपए से एसेट्स बढ़ा, फर्नीचर आया। लेकिन अगर आपने कैश में खरीदा है तो आपके पास जो 10 लाख रुपए कैश था उसमें से भी तो कमी आई। ठीक है, तीसरा पॉइंट, परचेज मशीनरी फॉर 4 लाख फ्रॉम राहुल। अब ये ना एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों को काफी कंफ्यूज करता है। देखो, पहले वाले आप सेकेंड ट्रांजैक्शन में देखोगे, इससे जस्ट पहला वाला, कि परचेज फर्नीचर फॉर 1 लाख इन कैश। अगर 1 लाख का फर्नीचर खरीदा है और बोल रहा है कैश में खरीदा है तो कैश में खरीदा है। यहां पे बोल रहा है परचेज मशीनरी फॉर 4 लाख फ्रॉम राहुल, यहां पे कहीं नहीं बोल रहा है कि कैश में खरीदा है। यहां पे लिखा है कि मशीनरी खरीद रहा है, वो भी राहुल से। तो देखो, जब कभी भी कैश ना लिखे और सिर्फ यहां पे पार्टी, पार्टी मतलब जिस व्यक्ति से हम खरीद रहे हैं, थर्ड पार्टी का नाम लिखे ना, तो आप हमेशा और हमेशा अज्यूम करके चलोगे कि क्रेडिट पे खरीदा है। क्योंकि नाम याद रखने की जरूरत कब होती है भाई, नाम याद रखने की जरूरत होती है अगर आप कभी कोई किसी से उधार पे सामान खरीदते हो तो याद रखना पड़ेगा कि उसको पैसे देने हैं। अगर आप कभी सामान उधार पे बेचते हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उससे पैसे लेने हैं। सो यहां पे अगर लिखा है कि परचेज मशीन हुआ है 4 लाख का फ्रॉम राहुल, तो जब बंदे का नाम गिवन है, थर्ड पार्टी का नाम गिवन है, तो नाम गिवन है, इसका मतलब हमें नाम याद रखने की जरूरत है। और नाम याद रखने की जरूरत तभी होती है जब कोई भी चीज क्रेडिट पे होता है, उधार पे, कि हमें फ्यूचर में राहुल को पैसे देने हैं। तो यहां पे मशीनरी आपने परचेज किया 4 लाख का राहुल से, तो आपने बेसिकली राहुल से 4 लाख की मशीनरी उधार पे खरीदा है आपने। और अगर आपने किसी से क्रेडिट पे परचेज किया है, लाइक यहां पे राहुल है, राहुल से आपने उधार पे खरीदा है, तो फ्यूचर में इसको पैसे देने हैं। और किसी भी व्यक्ति को अगर फ्यूचर में आपको पैसे वापस करने हैं, वो व्यक्ति आपके लिए क्रेडिटर कहलाएगा। क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति जिसको फ्यूचर में पैसे वापस करने हैं या पैसे वापस देने हैं। तो बेसिकली ये यहां पे क्या है, ये यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये यहां पे क्रेडिट परचेज है। क्या है यहां पे, क्रेडिट परचेज है। और इस क्रेडिट परचेज में भी ना, ये जो राहुल है, ये राहुल हमारा क्या है, ये हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर एक ऐसा व्यक्ति जिसको फ्यूचर में पैसे देने हैं, उस व्यक्ति को सिंपली हम क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, सो यहां पे 50,000 लिख रखा है, बुक्स हमारे लिए गुड्स है। यहां पे लिख रखा है परचेज गुड्स फॉर 50,000, आगे कुछ भी नहीं बता रखा कि कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा। सो यहां पे ना आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि पार्टी का नाम दिया नहीं, तो मतलब किसी व्यक्ति का नाम याद नहीं रखना। और किसी व्यक्ति का नाम याद नहीं रखना, इसका मतलब हमने किसी से उधार पे खरीदा नहीं है। जाहिर सी बात है, हमने किस पे खरीदा है, कैश पे। तो यहाँ पे हम खुद ब खुद अज्यूम करके चलेंगे कैश पे। मान लीजिए कि ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन था ना, ट्रांजैक्शन था, इसमें मैं स्लाइट वेरिएशन ला दूं कि परचेज मशीनरी फॉर 4 लाख फ्रॉम राहुल ऑन कैश। अगर मैं आगे लिख दूं ना ऑन कैश, फिर ये नाम मेरे लिए क्या बन जाएगा, नाम ये मेरे लिए बन जाएगा इममटीरियल, मतलब इसका कोई काम नहीं है। आपने कैश में खरीदा ना, तो कैश गया और मशीनरी आई, सिंपल। राहुल से हमें कोई नहीं लेना देना। फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे कि यार जिन भी व्यक्ति से खरीदते हैं या बेचते हैं, उन सबका कुछ ना कुछ तो नाम होता ही है ना। मतलब आप किसी से सामान खरीदते हो तो उसका नाम कभी पूछते हो, कभी नहीं पूछते हो। तो अगर यहाँ पे राहुल के आगे कैश आ जाए, सो हम पूरा का पूरा मान के चलेंगे कि मशीनरी कैश में खरीदा गया है। अगर पार्टी का सिर्फ नाम लिखे तो हम हमेशा मान के चलेंगे कि क्रेडिट पे यहां पे खरीदा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स, बेच दिया। मान लो कुछ बुक्स पुरानी हो गई थी, बेच दिया उन्हें। सो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000, 50,000 रुपए की बुक ना, यहां पे 50,000 रुपए की बुक, मान लो कि कोई बुक खरीदा जिसका हमें लग रहा है कि यूज नहीं है, हमने उसको महंगे में बेच दिया। सो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000
ऑन कैश फॉर 70,000। ये बेसिकली एक इमेजिनरी है, ठीक है, क्योंकि हमारा काम नहीं है कि हम बुक्स खरीदे और बुक्स को बेचे। बट आप मान लो कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 ऑन कैश फॉर 70,000। 50,000 रुपए का ना गुड्स आपने बेचा कितने पे? 70,000 पे, वो भी किस में? कैश में। तो 50,000 रुपए का सामान अगर 70 में बेचा तो फायदा कितने का हुआ? 20,000 का। और हमें पता है कि कुछ भी फायदा या नुकसान, कैपिटल में फायदा हो तो ऐड होता है, नुकसान हो तो लेस होता है, ठीक है। रेंट पेड, रेंट पे किया आपने, पूरे महीने रहे फिर रेंट पे किया, तो वो क्या है? एक्सपेंस है। रेंट पेड 10,000, सैलरी पेड 40,000। अगर बिजनेस में जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक ये प्रोफेसर क्लासेस एक बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज लाइक वी एज अ फैकल्टी यहाँ पे हम काम करते हैं, तो उनको क्या पे किया जाता है? सैलरी। सो सैलरी पेड 40,000, 40,000 रुपए का सैलरी का पेमेंट हुआ। सो रेंट पेड हुआ 10,000, एक्सपेंस है। सैलरी पेड 40,000, ये भी क्या है? एक्सपेंस है। प्रवेश सर विड्रॉ 10,000, प्रवेश सर ने ना 10,000 रुपए निकाले फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए, या इसको हम बोल सकते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंस। पर्सनल यूज बोलो या हाउस होल्ड एक्सपेंस बोलो, इज अ सेम थिंग। सो प्रवेश सर विड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल यूज। बेसिकली ये हमारा ड्राइंग है कि जब कभी भी आप अगर पैसा निकालते हो पर्सनल यूज के लिए, वो आपके लिए क्या कहलाएगा? ड्राइंग। क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इसी को हमने समझने में 5 से 10 मिनट इन्वेस्ट कर दिया है। अब बेसिकली हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और देखते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर बेसिकली। तो देखिए आंसर के लिए आप लिखेंगे कैसे? सबसे पहले सीरियल नंबर, यहां पे मैंने ट्रांजैक्शंस जितने भी है ना उन सबको लिखा है कि मैं इनको देख के सॉल्व कर सकूं, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में ना आपको ये वाला पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज ये लिखने जाएंगे ना तो इसी में 2-3 मिनट ऐसे ही टाइम चला जाएगा। जिसके नंबर है नहीं तो लिखने का फायदा क्या है? आपको सिर्फ सीरियल नंबर लिखना है और आप ट्रांजैक्शन क्वेश्चन से पढ़िए और उसको फॉर्मेट बना के सॉल्व करना चालू करिए। तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, सीरियल नंबर और फिर यहां से स्टार्ट होगा। बट मैंने बस समझने के लिए यहां पे एक ट्रांजैक्शंस का कॉलम बनाया है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में। और अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर, यहां पे ट्रांजैक्शन मैंने सिर्फ लिखा है, उसके बाद से फॉर्मेट कैसे चलेगा? तो फॉर्मेट के लिए आप एक लंबा सा पेज होगा ना, तो सबसे पहले आप एसेट्स लिखिए और बीच में या उससे भी थोड़ा सा आगे इज इक्वल टू लिखिए और फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखिए। ये सारी चीजें मैंने कैसे लिखी है? क्योंकि ये सारी चीजें मुझे बतानी है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, तो यहाँ पे सारी चीजें टाइप की गई है। बट आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखना है, और जैसे जैसे अलग अलग चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे सब हेड बनाते जाना है। पहले ही नहीं बना लेना है, क्योंकि आप अंतर्यामी हो नहीं और ना ही मैं भी हूं, ठीक है। तो आपको पहले एक ट्रांजैक्शन, एक आया सब हेड, उसको डालो, फिर दूसरा आया दूसरा डालो, तीसरा आया तीसरा डालो। बट इसके लिए आपको गैप मेंटेन करके चलना है कि अगर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में अलग अलग आइटम आ रहे हैं तो आप उनको लिख सको, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन था, प्रवेश सर स्टार्ट्स बिजनेस विद कैश 10 लाख। अगर प्रवेश सर ने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, उसे हम क्या बोलेंगे? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर या ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। मालिक के द्वारा बिजनेस में पैसा लगाया हुआ उसे हम बोलते हैं कैपिटल। सो बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेस ने हमेशा हमें अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि आपको जब कभी भी अकाउंटिंग करनी है ना, हमेशा और हमेशा फर्म बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, आपकी अकाउंटिंग कभी गलत नहीं होगी। तो अपने आप को बिजनेस समझो कि एक दूसरा व्यक्ति बिजनेस को पैसा दे रहा है, बिजनेस को पैसा दे रहा है कि आप बिजनेस करो, ठीक है। सो उसके पास से क्या आया? कैश आया।
पैसे आए, लेकिन दूसरी साइड क्या हो रहा है, देनदारी भी बढ़ रही है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, कि भाई तुझे फ्यूचर में मैं दे दूंगा 10 लाख, कैपिटल। ठीक है, सो हो क्या रहा है यहां पे आपके पास 10 लाख का क्या हुआ, 10 लाख आपके पास कैश बिजनेस के पास आया। दूसरी तरफ आपका क्या हुआ, 10 लाख रुपए से कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सिंपली 10 लाख से यहां पे क्या हो गया, कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। तो पहले ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, कैश 10 लाख से बढ़ा, कैपिटल भी 10 लाख से बढ़ा। दूसरा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 1 लाख। आपने ना 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, कितने का, 1 लाख रुपए का। तो फर्नीचर क्या हो जाएगा हमारे लिए, एसेट्स। अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर्स आए, लेकिन खरीद रहे हैं तो हमारे पास से क्या गया, 1 लाख रुपए कैश गया। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, माइनस का 1 लाख, कि 1 लाख रुपए हमारे पास से गए और फर्नीचर नया आया। तो आप यहां पे अब फर्नीचर लिखोगे और यहां पे आप क्या लिखोगे कि 1 लाख रुपए से फर्नीचर मेरा बढ़ गया। ऊपर पहले कुछ नहीं था तो प्लस लिख के 0 डाल दो। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि एक ही साइड एक चीज घट रही है, एक चीज बढ़ रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर रहेगा, मतलब एसेट्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर हमेशा और हमेशा रहेगा। देखते हैं, 10 लाख में से 1 लाख गया, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 9 लाख। तो यहां पे हम लिखेंगे 9 लाख। ठीक है, फिर प्लस यहां पे फर्नीचर कितने का है हमारे पास, 1 लाख का। तो 1 लाख का फर्नीचर यहां पे इज इक्वल टू, यहां पे कुछ था नहीं तो हम लिख देंगे +0। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो 10 लाख में 0 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, 10 ही लाख आएगा। ठीक है, तो 10 लाख, सिंपल। ठीक है, फिर तीसरा ट्रांजैक्शन, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट। किससे हमने खरीदा था, यहां पे एक बंदा था राहुल, बट उसे नाम लिखने की जरूरत उतनी नहीं है, आप सिर्फ क्रेडिटर लिख दो। क्रेडिटर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको फ्यूचर में पैसे वापस करने हैं। तो हमने राहुल से 4 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी थी, तो उधार पे खरीदा है, तो मशीन खरीदा है तो मशीन तो बिजनेस के अंदर आ गया, लेकिन क्या आपके पास से कैश गया, नहीं। क्या बढ़ गई आपकी लायबिलिटी, क्रेडिटर बढ़ गए, मतलब ऐसे व्यक्ति बढ़ गए जिनको फ्यूचर में पैसे वापस करने होंगे। सो कैश में कोई फर्क नहीं पड़ा तो यहां पे 0, यहां पे फिर प्लस, यहां पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो 0। ठीक है, मशीनरी आपके पास आ रही है अब 4 लाख की, तो अब आप लिखोगे मशीनरी, फिर यहां पे कुछ नहीं हुआ तो 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी आपने 4 लाख की खरीदी है तो यहां पे आप 4 लाख से शो कर दोगे कि देखो जी हमने 4 लाख की मशीन खरीदी है। और इसके साथ साथ आपका क्रेडिटर, यहां पे अब लिखोगे आप क्रेडिटर, और शुरू से आप लिखना चालू करोगे 0 0 0, और यहां पे आपका 4 लाख से क्रेडिटर बढ़ जाएगा। फिर यहां पे आप प्लस डालो, यहां पे भी प्लस डाल दो, और यहां पे 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 10 लाख नहीं, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप सिंपली 0 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप 0 लिखोगे, ये आपका 4 लाख हो गया प्लस 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमारा 9 लाख में 0 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल 9 लाख ही आएगा। फिर यहाँ पे 1 लाख में 0 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख, कुछ हुआ तो चेंज है नहीं। फिर 4 लाख, ये तो अभी अभी खरीदा है तो ये 4 लाख एज इट इज। यहाँ पे अभी अभी हमारा क्रेडिटर अराइज हुआ है 4 लाख का, देखा है आपने, तो 4 लाख, और कैपिटल में कुछ हुआ नहीं तो कैपिटल एज इट इज 10 लाख। आप देख सकते हो इन साइड का टोटल कितना है, 14 लाख। इन साइड का भी टोटल करो, 9 1 10 लाख, 4 14 लाख। अभी भी ये अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है। तो आपको चाहते हो कि इस चैप्टर में फुली नंबर आए तो हर एक
ट्रांजेक्शन के बाद जो दो ट्रांजेक्शन, उसके बाद एक एक ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन की एक कॉलम बन रहा है। तो आप न्यू इक्वेशन में देखते रहो कि क्या दोनों साइड बराबर है, हर एक ट्रांजेक्शन में अंत में भी बराबर ही होंगे। ठीक है, आगे यहां पे देखो परचेज गुड्स 50,000, कुछ नहीं बता रखा तो हम क्या मान के चलेंगे, कैश में खरीदा है। 50,000 रुपए का गुड्स खरीदा। तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं ना तो हमारे पास क्या बढ़ जाता है, स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है ना, दुकान में आप जो भी चीजें देखते हो ना एक दुकानदार के पास रखी हुई होती है बेचने के लिए, वो स्टॉक है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं वो एक तरीके से एसेट्स है। ठीक है, सो वो एक तरीके से क्या है, एसेट्स है, स्टॉक। सो आपने अगर 50,000 रुपए का गुड्स खरीदा तो 50,000 रुपए का सामान, स्टॉक जो कि एसेट्स है, वो बढ़ा। और 50,000 रुपए का अगर आपने खरीदा तो 50,000 रुपए कैश आपके पास से चला गया। ठीक है, सो यहां पे हम क्या करेंगे, 50,000 कैश में से माइनस करेंगे। फर्नीचर में कुछ हुआ नहीं तो जीरो, मशीनरी में भी कुछ हुआ नहीं तो जीरो। अभी अभी खरीदा है तो यहां पे हम लिखेंगे स्टॉक में शुरू में जीरो, फिर जीरो, फिर यहां पे जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो। और यहां खरीदा है 50,000 का तो 50,000 का स्टॉक आ जाएगा। यहां पे क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो। कैपिटल में भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो जीरो, सिंपल। अब 9 लाख में से 50,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8,50,000 ये हमारा आ जाएगा, प्लस ये हमारा 1 लाख एज इट इज रहेगा। तो 1 लाख, 4 लाख में जीरो प्लस 4 लाख, ठीक है, प्लस 50,000 अभी अभी देखा था आपने स्टॉक परचेज किया है, इज इक्वल टू 4 लाख आपका क्रेडिटर एज इट इज है कि उनको इतना पैसा देना है। और कैपिटल आपका 10 लाख था पहले भी, अभी भी 10 लाख ही है। ठीक, सिंपल। अब आप देख सकते हो 10 4 14, इधर 8,50,000 प्लस 50,000 9 लाख, प्लस 1 10 लाख, और 4 14 लाख। दोनों साइड अभी भी बराबर है और ये हमेशा बराबर ही रहेंगे। सोल्ड गुड्स ऑन कैश, देखो इसकी जो गुड्स था इसकी कॉस्टिंग कितनी थी यारो, इसकी कॉस्टिंग थी 50,000, हमने देखा था। क्योंकि हमारे पास गुड्स है ही कितना, 50,000 ही, 50,000 का ही तो है। तो हम 50,000 का ही गुड्स बेच रहे हैं, बट कितने में बेच रहे हैं, 70,000 में, 20,000 के प्रॉफिट पे। किस पे बेच रहे हैं, कैश पे। तो आपके पास 50,000 का गुड्स है, आप बेच रहे हो 70,000 पे, तो आपके पास पैसे कितने आ रहे हैं, कैश पूरे 70,000 आ रहे हैं। आपके पास कैश कितना आ रहा है, क्योंकि बेचने से पैसे मिलते हैं ना, तो पूरे 70,000 रुपए आपके पास आ रहे हैं। फर्नीचर पे कोई फर्क पड़ा नहीं, मशीनरी पे कोई फर्क पड़ा नहीं, स्टॉक पे फर्क पड़ा, यस। 50,000 का गुड्स आपने बेच दिया तो माइनस 50,000। क्रेडिटर पे कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन कैपिटल में फर्क पड़ेगा। कैसे, 50,000 रुपए का गुड्स 70 में बेचा तो फायदा 20,000 का हुआ। और हमने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर कोई भी फायदा होता है तो वो कैपिटल में जाके क्या होगा, ऐड होगा। तो यहां पे आपका 20,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बाय प्रॉफिट। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब ये 850 है, इसमें कितना ऐड करना है, 70 ऐड करना है। 70 बेसिकली 1000 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 9,20,000 प्लस फर्नीचर एज इट इज 1 लाख का ही रहेगा, मशीनरी एज इट इज 4 लाख का ही रहेगा। स्टॉक जितना था आपके पास पूरा का पूरा बेच दिया तो स्टॉक कितना बच जाएगा, अब जीरो हो जाएगा। ये आपका क्रेडिटर एज इट इज रहेगा 4 लाख, और यहां पे 20,000 का जो मुनाफा हुआ था ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो ये 10,20,000 आपका बन जाएगा सिंपली। ठीक है, फिर सिक्स्थ इक्वेशन देखते हैं कि सिक्स ट्रांजेक्शन क्या है। रेंट एंड सैलरी पेड, रेंट 10,000 पे किया, सैलरी 40,000 पे किया, टोटल कितना पे किया, 50,000। रेंट और सैलरी दोनों के ही दोनों क्या है, एक्सपेंस। मैंने पहले ही बता रखा है
कि कोई भी एक्सपेंस होगा तो अगर आप उसका पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास से कैश का बैलेंस रिड्यूस होगा और दूसरी तरफ आपका कैपिटल भी उतने से रिड्यूस होगा। सो यहां पे 10 और 40 कितने हो जाएंगे? 50। तो आपके पास से 50,000 रुपए क्या कैश गया क्योंकि आपने पेमेंट किया। फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं तो प्लस जीरो, मशीन पे भी कोई फर्क नहीं तो जीरो प्लस, स्टॉक तो वैसे ही जीरो है तो जीरो, क्रेडिटर पे भी अभी कोई फर्क नहीं पड़ा तो जीरो, और यहां से आपका कितना कम हो जाएगा? 50,000। सो आप यहां से 50,000 माइनस कर दोगे। अब हमें क्या करना है? 9,20,000 में से हमें क्या करना है? 50,000 माइनस करना है। तो ये कितना आ जाएगा? 8,70,000, ठीक है, प्लस ये एज इट इज 1,00,000। ये हमारा जो मशीनरी है ये एज इट इज 4,00,000 हमारा रहेगा, ठीक है। हमारा स्टॉक तो पूरा बिक गया है तो ज़ीरो। ये हमारा क्रेडिटर 4,00,000 ही रहेगा, ठीक है, बट कैपिटल चेंज होगा। अगर 10,20,000 में से 50,000 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 9,70,000 रुपये, ठीक है। लास्ट इक्वेशन, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000। अगर प्रवेश सर ने अपने घर खर्च के लिए, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से 10,000 रुपए निकाले, उसे हम बोलेंगे ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग क्या है? ड्रॉइंग मतलब मालिक अगर बिजनेस से पैसे निकाल ले तो ड्रॉइंग, तो सबसे पहले तो कैश कम होगा क्योंकि वो पैसे निकाल रहा है, और पैसा वो डालता है तो कैपिटल, जब निकालता है तो उसकी कैपिटल कम होती है, तो ड्रॉइंग कैपिटल में से बेसिकली लेस हो जाएगा। तो ड्रॉइंग कितना है? 10,000। तो हम यहां पे माइनस का 10,000 कैश करेंगे। यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो प्लस जीरो, मशीनरी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो प्लस जीरो, स्टॉक तो पूरा ऑलरेडी बिक गया है, क्रेडिटर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो जीरो, और अगर यहां पे निकाल लिया गया है 10,000 तो कैपिटल 10,000 रुपए से कम हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8,70,000 में से 10,000 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? 8,60,000, ठीक है, फिर प्लस 1,00,000 एज इट इज, ठीक है, 4,00,000 एज इट इज, और यहां पे तो स्टॉक पूरा बिक गया है तो जीरो। यहां पे क्रेडिटर का पेमेंट नहीं हुआ है तो ये अभी भी शो होगा 4,00,000 से, ठीक है, और ये 9,70,000 में से 10,000 आप लेस कर दो तो कितना आ जाएगा? बेसिकली ये आपका आ जाएगा 9,00,000, ये आपका 60,000 आ जाएगा। 10,000 लेस कर दो तो 9 9 4 13,60,000 क्रेडिट लायबिलिटी साइड है, और इधर 8,1,9, और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपका 4,00,000 है, रब हो गया सॉरी। सो 8,1,9, 9 4 13,60,000। आप देख सकते हो दोनों साइड अभी भी मैच हो रहा है लास्ट में भी, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन का ही मतलब है कि एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा और हमेशा इक्वल रहेंगे, और अभी भी ये दोनों साइड मैच हो रहा है। यहाँ पे मैंने डिक्टेट किया है वो सुन लेना, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं था तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, तो मैंने जो बोला है वो आप सुन के नोट कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे नेक्स्ट इसके इलस्ट्रेशंस वगैरह। सो आई होप ये आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि इसको बहुत डिटेल में और बहुत टाइम लेके समझाया है, क्योंकि ये शुरुआती का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो इसमें टाइम देना ज़रूरी है। बाकी हम क्वेश्चन आराम से करेंगे और थोड़ी जल्दी जल्दी भी करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।